अगर आप 1 मिनट में 25 से 30 के बीच में शब्द नहीं लिख पा रहे हैं तो यूपीएससी में लगभग तय मान के चलिए कि सिलेक्शन होना मुश्किल है। 1 मिनट में 25 मिनिमम है, कोशिश करनी है 30 शब्द की। आसान लग रहा होगा, आज घर जाके ट्राई करो। अभी आप लोगों की स्पीड अमूमन 15 से 20 के बीच में होगी, और यदि 18 की स्पीड है और 18 से 25 से 30 तक जाना है तो ये काम कम से कम 6 से 8 महीने की मेहनत का है। रोज मेहनत करेंगे तो होगा। 1 मिनट में 25 शब्द का सिंपल मतलब है 8 मिनट में 200 शब्द। यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट होते हैं, 9 मिनट प्रति प्रश्न मिलते हैं। 1 मिनट सोचने में, ड्राफ्टिंग करने में, सिनॉप्सिस बनाने में लग जाता है, तो मिलते हैं 8 मिनट प्रति प्रश्न। और आंसर की डिमांड यूपीएससी की 200 शब्दों की होती है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 8 मिनट में 200 शब्द लिख पा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और यदि क्वेश्चन छूट रहे हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। इस बात को मान के चलना है। तो जिनको आंसर राइटिंग के स्किल्स पे काम करना है, नंबर 1 जो काम करना है, राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। ये हर जगह काम आएगी, यूपीएससी में, पीएससी में भी। यूपीएससी में चैलेंज थोड़ा ज्यादा होता है। नंबर 2, बिना विस्तार में जाए संक्षेप में बता रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, ये मान के चलिए कि इस एग्जाम में हैंड राइटिंग का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मैं जब भी मुख्य परीक्षा के बच्चों को मेंटरशिप में या अस्मिता योजना में तैयारी करते हुए देखता हूं, उनसे मिलता हूं, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, मैं अमूमन उनको इस तरह से बोलता हूं कि आपको एडवांस में बधाई हो। उनके सिलेक्शन का चांस इतना ज्यादा होता है। मैं आपको कुछ संकेत में एक बात समझाता हूं हैंड राइटिंग को लेकर, ताकि आप थोड़ा सा, मेरे सामने दुविधा ये है कि मैं कितना विस्तार में जाऊंगा ना, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, केवल एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। यूपीएससी की बात अगर मैं करूं, जनरल कैटेगरी से आईएएस बनने के लिए जो मैक्सिमम आपको रैंक चाहिए वो 75 रैंक के ऊपर, मतलब अगर उसके नीचे आप हैं तो जनरल कैटेगरी से आईएएस नहीं बन सकते। इस बार 75 रैंक में जो बच्चा है उसके 997 मार्क्स हैं। आमतौर पर 1000 के आसपास ही रहते हैं, 3-4 इधर 3-4 उधर, यही 1000 नंबर हम एक टारगेट लेके चलते हैं आईएएस में। इस बार 997 है। जनरल कैटेगरी का आखिरी रैंक जो यूपीएससी में इस बार है, मतलब जिसके बाद जनरल में सिलेक्शन हुआ ही नहीं किसी का, वो रैंक में भी थोड़ा सा भूल रहा हूं, वो 600 के आसपास कुछ रैंक होगा। उसके नंबर जो आए हैं वो 953 हैं। अब सिंपल खेल समझ गए, 953 से कम जिसके भी नंबर हैं और वो जनरल से है, सिलेक्शन नहीं हुआ। 997 या उससे ज्यादा जिसके भी हैं और वो जनरल से है, वो आईएएस बन गया है। सिंपल सी बात है। इनके बीच का अंतर इस बार कुल मिला के 44 नंबर का है। आमतौर पे ऐसे ही होता है, 40-50, रेयरली कभी कभी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आमतौर पे इसके आसपास अंतर होता है। अब मैं आपको एक दूसरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, ए बी सी, तीनों के आंसर्स एकदम सेम है यूपीएससी में, एक शब्द का भी अंतर नहीं। हैंडराइटिंग का अंतर है, एक की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, एक की एवरेज है, एक की खराब हैंडराइटिंग है। अब सिर्फ ये बताएं कि एक क्वेश्चन अगर मैं मान लूं कि 12.5 नंबर का है, वैसे आजकल 15 नंबर के 10 और 10 नंबर के 10 सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी 12.5 नंबर के 20 सवाल आ जाते हैं। वो यूपीएससी की जैसी इच्छा होती है। 12.5 नंबर में से कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी 7.5 से ऊपर नंबर देती है किसी सवाल में। और इसलिए जीएस में 1000 में से 400 नंबर किसी की आ जाए ना, तो माना जाता है कि बहुत महान व्यक्ति है। ये हालत है। तो मैं ये मानता हूं जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ए, आंसर भी शानदार है, तो उसको 7.5 नंबर मिल गए होंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल है। आपकी राय में अगर बी ने ठीक वही उत्तर लिखा है, एक भी शब्द का अंतर नहीं, बस हैंडराइटिंग इसकी एवरेज है, उसकी शानदार थी, तो नंबर बराबर मिलेंगे या हल्का फुल्का अंतर आ जाएगा? आ जाएगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। और पेपर चेक करने वाला भी तो मनोविज्ञान के नियम उससे भी लागू होते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये 7 नंबर ले आएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं, हैंडराइटिंग कितनी गंदी उस पर डिपेंड करेगा। एग्जामिनर पढ़ नहीं पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ नहीं पता, तो इसके बारे में हम एक्स लिख लेते हैं अभी। और ऐसे बच्चों से मेरा निवेदन है, या तो हैंडराइटिंग ठीक कर लें या करियर बदल लें अभी से। यूपीएससी में, एमपीएससी में अगर आपको लगता है कि आप खराब हैंडराइटिंग के साथ
कोई अच्छा रैंक ले आएंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई ऐसा जुगाड़ आपके पास ना हो जो मैं नहीं जानता हूँ। सीधे रास्ते से तो लगभग नामुमकिन है। अब एज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने 20 के 20 क्वेश्चंस इसी तरह के लिखे, इसने 20 के 20 ऐसे लिखे, इसे एक पेपर में 150 नंबर मिले, इसे एक पेपर में 140 नंबर मिले, 10 नंबर का अंतर पड़ गया। और यूपीएससी के मेंस में 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 1 एसए का 7 पेपर होते हैं, और 10 गुणा 7 होता है 70, और सारा खेल जो है वो 44 नंबर का है। अब ये बात मैं बच्चों को समझाता हूँ तो वो कई बार समझने को तैयार नहीं होते। मैंने यूपीएससी के नियम में लिखा हुआ है कि हैंड राइटिंग बस पढ़ने लायक होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, जैसे यूपीएससी के नियम में तो बहुत सारी बातें लिखी, ये भी लिखा कि सारे वैकल्पिक विषय बराबर होते हैं। बोले हाँ होते ही है। मैंने ठीक वैसे संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा है कि देश के सारे नागरिक बराबर है। एकदम सही बात है, संविधान में लिखा हुआ है, और कितने बराबर है हम सबको पता ही है। तो किसी किताब में किसी नियम में लिख देने से अगर चीजें हो जाए ना, इसी को बोलते क्यूट समझ। और जब कोई ऐसा क्यूट व्यक्ति मैंने क्या करना है, उसकी चिकोटी काट लेनी है ऐसे करके कि वाह तुम इतने क्यूट व्यक्ति कहाँ थे अब तक। ये हाल है। इसलिए आंसर राइटिंग स्किल्स करते रहेंगे बाद में। पहले राइटिंग स्किल्स कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, हैंड राइटिंग साफ सुथरी कर लीजिए, और तीसरा है प्रेजेंटेशन स्किल्स, नक्शा बनाना, ग्राफ बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। आजकल आंसर राइटिंग में ये सब चीजें ज्यादा आती हैं लिखने की बजाय। जब ये सब होने लगे तब है कि आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, और कम से कम 200-400-500 प्रश्नों की फ्रेमिंग करके उनके आंसर्स लिखने के बाद यूपीएससी या पीएससी के मेंस में जाना है। पीएससी में आंसर राइटिंग का चैलेंज उतना गंभीर नहीं है जितना यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न प्रायः बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं।